नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आइंदा इलेक्शन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये तुम ध्यान रखो। बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी किताब से नफरत करते हैं तो वह है भारत का संविधान। प्रधानमंत्री ने कितने अहंकार में कहा, खुद बाबा साहब आ जाएं तो संविधान बदल नहीं सकते। ये किस बात का चैलेंज आप दे रहे हैं बाबा साहब को? क्योंकि जब चुनाव खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, रसिया के पुतिन का राज हो जाएगा, किम जोंग का राज हो जाएगा, तो क्या जरूरत है चुनाव कराने कि हिंदुस्तान का संविधान जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। तो लगता यह है कि 400 पार का ये नारा इसलिए दे रहे हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जो है देश का सबसे पवित्र किताब है और उस पवित्र किताब को खत्म करने के लिए भाजपा के सभी प्रत्याशी खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जाएगा जब मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। इस पे मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आम्बेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। इस चुनाव में संविधान बचेगा या नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष की तरफ से देखिए तो उनके लिए चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैलियों में गारंटी देने लगे हैं कि संविधान नहीं बदलेगा। मोदी विपक्ष के किसी मुद्दे पर सीधे जवाब नहीं देते, लेकिन अब उन्होंने भी संविधान पर बोलना शुरू कर दिया है। वे बेरोजगारी, अग्निवीर, महंगाई पर नहीं बोलते, लेकिन संविधान के बदलने के आरोपों पर बोलने लगे हैं। मानिए या ना मानिए, संविधान 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। संविधान की यह किताब जो हर भारतीय के नागरिक जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी गारंटी है, क्या इसका भविष्य खतरे में है? इसे लेकर इस चुनाव में घमासान बहस हो रही है। बिहार के गया जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने एक विचित्र बात कह दी। क्या आपका ध्यान उस बात पर गया? मोदी कहते हैं कि संविधान सभा के सदस्य थे, उनमें से 80-90% सनातनी थे जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का साथ दिया है। क्या यह पंक्ति कोई साधारण पंक्ति है? क्या यह पंक्ति संविधान को देखने की अलग व्याख्या नहीं करती? क्या एक बड़े बदलाव की मांग नहीं कर रही है? क्या प्रधानमंत्री कुछ अलग नहीं बोल रहे? हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप सुन लीजिए और पूछिए कि सनातनी का क्या मतलब है। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर का साथ दिया है। आज के वीडियो में शुरू से अंत तक कई उदाहरणों और बयानों के आधार पर आपको बताएंगे कि संविधान बदलने से पहले उसकी भावनाओं और मर्यादाओं के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या संविधान बदलने की बात बेबुनियाद है? इसे टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? यही है कि अभिव्यक्ति की आजादी की क्या हालत है, देख लीजिए। हम और आप तो कहते ही रहते हैं, जानते भी हैं, लेकिन सोचिए यह हालत हो गई है कि अब ट्विटर कंपनी चुनाव आयोग को अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ा रही है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? लेकिन यह हालत ऐसी क्यों हुई? चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के पोस्ट और पोस्टर हटाने के लिए ट्विटर को नोटिस भेजा। इसमें बीजेपी के नेता का भी पोस्ट था। आप जानते हैं कि ट्विटर को ही अब एक्स कहा जाता है। एक्स ने पूरी दुनिया को ट्वीट कर बता दिया कि भारत के चुनाव आयोग ने जिस पोस्ट और पोस्टर को हटाने का निर्देश दिया है उससे वह सहमत नहीं है।
एक्स ने लिखा है और मैं पढ़ रहा हूं कि चुनाव आयोग ने एक्स को टेक डाउन करने के ऑर्डर दिए हैं। इन पोस्ट्स को चुने हुए प्रतिनिधियों, राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों ने जारी किया है। हमने ऑर्डर की मानना करते हुए इन पोस्ट को चुनाव तक रोक दिया है, मगर हम ऐसी कार्रवाई से सहमत नहीं हैं और मानते हैं कि इस तरह के पोस्ट और राजनीतिक टिप्पणियों को भी अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए। एक्स ने लिखा है कि पारदर्शिता बनाए रखते हुए हमने प्रभावित यूजर्स को इसके बारे में जानकारी दे दी है। हम चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए टेक डाउन ऑर्डर यहां पोस्ट कर रहे हैं और आयोग से अपील करते हैं कि आने वाले समय में अपने सभी टेक डाउन ऑर्डर प्रकाशित करें। यह लेक्चर दे दिया ट्विटर कंपनी, जिसे अब एक्स कहते हैं, कि चुनाव आयोग जो ऑर्डर उसे देता है वह भी प्रकाशित करे। ट्विटर के इस जवाब ने सारी दुनिया में इसे उजागर कर दिया। कम से कम चुनाव आयोग को अपनी तरफ से सार्वजनिक करना चाहिए था। इससे पारदर्शिता बनी रहती और ट्विटर को यह कहने की नौबत नहीं आती। हालत यह हो गई है कि ट्विटर, जो अब एक्स है, वो कह रहा है कि चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है उससे सहमत नहीं। इन पोस्ट और राजनीतिक टिप्पणियों को भी अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए। इससे क्या छवि बन गई चुनाव आयोग की, उस आयोग की जिसकी पूरी दुनिया में धाक हुआ करती थी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बाकायदा उसी पोस्टर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गई जिसे हटाया गया, और उस पोस्टर को भी जिसके खिलाफ शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि अचरज की बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो पोस्ट था उसे हटाने का निर्देश दिया गया। इसमें चुनाव आयोग को क्या गलत लगा होगा? चुनाव आयोग को जरूर बताना चाहिए था कि एक्स के जवाब पर उसका क्या कहना है। जिस तरह से रहस्यमयी तरीके से यूट्यूबर को टारगेट किया जा रहा है, उससे भी साफ है कि जो भी बोल रहा है, सरकार से पूछ रहा है, वो निशाने पर है। अगर ईवीएम को लेकर कोई रिपोर्ट कर रहा है तो और भी निशाने पर है। आए दिन लोग हमसे भी कहते हैं कि संभल कर चलिए, आपका भी यूट्यूब चैनल कभी टारगेट हो सकता है, बंद किया जा सकता है। तो इस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं और प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं। किसे गारंटी दे रहे हैं और किस बात की गारंटी दे रहे हैं? क्या यह काफी नहीं है समझने के लिए कि जब आज भारत में चुनाव इस तरह से हो रहा है तो कल होने वाला चुनाव किस तरह से होगा? चुनाव आयोग के बारे में ट्विटर इतनी बड़ी बात बोल दे, चुनाव आयोग को तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। उसे बताना चाहिए था कि इस तरह के नोटिस किस किस के खिलाफ गए हैं, किस किस प्लेटफॉर्म को भेजे गए हैं, ताकि पूरे देश को पता चले कि चुनाव आयोग किस पर और कितनी बराबरी से नजर रख रहा है। बोलने की अभिव्यक्ति की हालत का हम आपको एक नमूना देना चाहते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के खाते फ्रीज होने के बाद 1 अप्रैल को इंडियन एक्सप्रेस में दामिनी नाथ ने 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों से बात की। इनमें 2 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने अपनी पहचान जाहिर नहीं की, नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव से छेड़छाड़ कर सकती हैं। चुनाव आयोग को कम से कम एजेंसियों से मुलाकात करनी चाहिए और जानना चाहिए कि यह कार्रवाई चुनाव के बाद तक क्यों नहीं रुक सकती है। क्या आपने एक बात नोट की? चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हुए 2 लोग अपना नाम सार्वजनिक नहीं करते हैं। डर का यह लेवल है। यह कब हुआ इस देश में? जो भी इस पद से रिटायर होता था अपने नाम और चेहरे के साथ ताज जिंदगी खुलकर बोलता रहता था। चुनावों की अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले अरुण गोयल चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे देते हैं। इन्हीं की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें चुनाव आयुक्त ऐसा चाहिए जो प्रधानमंत्री की भी जांच कर दे, किसी का यस मैन ना हो। विपक्ष लगातार कमजोर कर दिया गया है। गोदी मीडिया ने विपक्ष क्या, जनता की आवाज को ही बेदखल कर दिया है। उसके मंच पर केवल पार्टियों की आवाज है और पार्टियों में भी मुख्य रूप से बीजेपी की आवाज है। यही कारण है कि विपक्षी दल के नेता अभी से ही इसे अंतिम चुनाव बताने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव दिखाई दे रहा है उसमें विपक्ष को गायब कर दिया गया है। करीब करीब उससे यही लगता है कि बिना विपक्ष या नाम के विपक्ष का लोकतंत्र बनाया जा रहा है।
यही सबसे खतरनाक संकेत है। इस आहट पर सतर्क हो जाने की जरूरत है। दिसंबर के महीने में 100 से अधिक सांसदों का निलंबन क्या संविधान की भावना के अनुरूप हुआ? क्या तब भी कुछ भी आपके नजर में नहीं खटका कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था? मणिपुर जलता रहा, मणिपुर के विधायकों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात तक नहीं की। क्या यह संवैधानिक मर्यादाओं के अनुकूल था? प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर चुनाव प्रचार करने तक नहीं गए। 10 साल में कई राज्यों में विपक्ष की चुनी हुई सरकारें गिरा दी गईं। विपक्षी राज्यों में राज्यपाल राज्य के काम में अड़ंगा डालने लगे। कृषि कानून को जल्दबाजी में पास किया गया। 1 साल तक आंदोलन चला, तब वापस हुआ। राहुल गांधी की सदस्यता गई, बहाल हुई। महुआ मोइत्रा को निलंबित किया गया। इसी सदन में रमेश बिधूड़ी बीजेपी के सांसद द्वारा दानिश अली को अपशब्द कहने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे कुछ दिनों बाद पार्टी ने उन्हें राजस्थान में चुनाव का प्रभारी बना दिया। इसी दिसंबर में 100 से अधिक सांसद निलंबित कर दिए गए और उनके बिना कई बिल पास हुए। मोदी राज के 10 साल में 400 से अधिक सांसद और विधायक दूसरे दलों से बीजेपी में आए। कई तो ईडी के छापे के बाद आए हैं और कई ईडी के डर से आ गए हैं। क्या यह काफी नहीं है कि संविधान को खतरा है या नहीं? इस बात को समझने के लिए विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना, जमानत का विरोध करना, क्या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है? क्या यह चुनाव बराबरी का चुनाव हो रहा है? आप अपने शहर में घूम जाइए, चारों तरफ बीजेपी की ही होर्डिंग नजर आएगी। बीजेपी के होर्डिंग में भी आपको उम्मीदवार का फोटो कम दिखेगा। ज्यादातर होर्डिंग में आपको मोदी का ही फोटो नजर आएगा। आप अपने ही शहर में एक चक्कर लगाइए और देखिए कि विपक्ष के उम्मीदवार की होर्डिंग कितनी दिखती है और बीजेपी की कितनी। हर तरफ बीजेपी ही दिखाई दे रही है। जाहिर है आज बीजेपी के पास किसी भी एक दल से कई गुना ज्यादा पैसा है, कई हजार करोड़। क्या आपको यह अंतर नहीं दिखाई दे रहा? क्या कुछ भी नहीं खटक रहा कि यह क्या हो रहा है? आखिर यह सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि अखबारों में विपक्ष का प्रचार कहां है? अखबार विपक्ष का प्रचार छापने से मना क्यों कर रहे हैं? नगरों में विपक्ष की होर्डिंग बीजेपी से कम क्यों है? तब जनता को कैसे पता चलेगा कि विपक्ष का उम्मीदवार कौन है? आपको याद होगा देश के गृह मंत्री ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा साहब 50 साल तक बीजेपी राज करेगी। 50 साल तक। कहां से आई ये बात उनके दिमाग में? क्या योजना है उनके मन में? चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तय करती है। तो 50 साल तक बीजेपी राज करेगी, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी 1000 साल के टर्म में बात करने लगे हैं। चुनाव 2024 का हो रहा है, कल्पनाएं 2047 की पेश की जा रही हैं। ये क्या है? आज के मुद्दों को आने वाले 25 से 100 साल के सपने से भटकाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फिक्स है, अब बस सपना दिखाना रह गया है। विपक्ष अभी ही नहीं दिखाई दे रहा है। बिना मजबूत विपक्ष के इस लोकतंत्र की बुनियाद कैसी हो जाएगी? जरा सोचिए। जो हाल अभी संस्थाओं का हो गया है, उससे बुरा हाल अब क्या होगा? 6-6 साल तक बिना किसी ठोस सबूत के लोग जेलों में डाल दिए गए। किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष का आरोप हवा में नहीं है। जॉन ड्रेस जैसे अर्थशास्त्री ने एक इंटरव्यू दिया है। ड्रेस कह रहे हैं कि 5 साल पहले अरुंधति रॉय ने कहा था 2019 का चुनाव फेरारी और कुछ साइकिलों के बीच है। ड्रेस का कहना है कि आज भी यह बात लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट के कारण अब पता तो चल गया है कि फेरारी में पेट्रोल कॉरपोरेट भरवा रहा है और राजद, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर आम आदमी पार्टी साइकिल के समान हैं, जिन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अरुंधति रॉय ने 2019 में ही इस गैर बराबरी को नोटिस कर लिया था। उस समय ही गोदी मीडिया के चैनलों और अखबारों से विपक्ष को गायब कर दिया गया था। आज यह अंतर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। गोदी मीडिया में कहीं कोई खोजी खबर नहीं होती। सरकार का जो भी दावा होता है, जो बयान होता है, बिना किसी सवाल चुनौती के छापा और दिखा दिया जाता है। कृषि कानून जब लाया गया तो किसानों को ही पता नहीं था। आज तक रहस्य है कि इसे अध्यादेश के जरिए क्यों लाया गया। इतनी जल्दी क्या थी? संसद में बहस के बाद ही लाया जाता। कई किसान संगठनों ने कहा उन्हें पता तक नहीं कि ऐसा कानून आ रहा है। हम आपको एक किस्सा याद दिलाना चाहते हैं। उस समय नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने 11 मई 2020 को, ठीक से डेट नोट कीजिए, 11 मई 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख लिखते हैं और छपता है। इसका शीर्षक है अभी नहीं तो कभी नहीं। अमिताभ कांत लिखते हैं कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा, उसे कदम बढ़ा देना चाहिए।
इस लेख में अमिताभ कांत कृषि क्षेत्र में उन सुधारों की बात करते हैं और 5 जून 2020 को अध्यादेश सरकार ले आती है। अमिताभ कांत ने अपने लेख में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर मंडी से बाहर उपज के बेचने पर लगी पाबंदियों को हटा देने की बात कही थी। कृषि कानूनों में इन्हीं की झलक थी। उस समय अमिताभ कांत लिखते हैं कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा।